माफिया गैंग और प्लान एक्स। अमेरिका, सपनों का देश, जहां जाना लगभग हर इंसान का सपना है। टेक्नोलॉजी से भरपूर यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश है। लेकिन इसके अलावा भी इस देश की एक सच्चाई है जो शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, और वह यह है कि यहाँ के काले कारनामे। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया, जहाँ पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद यहाँ पनपते हैं कुछ खतरनाक गैंग, द माफिया गैंग, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन और जिसका लीडर है 28 साल का क्रिश डेविडसन। एक हार्टलेस और क्रूअल माफिया जो पूरे अमेरिका पर राज करता है। इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी सिर झुकाता है, जिसके सीने में दिल नहीं सिर्फ पत्थर है, जिसे माफिया की दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह वह सभी काले कारनामों का राजा है जो अपनी काली दुनिया में अपनी सल्तनत को चला रहा है। दुनिया की नज़रों में वह है एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर, लेकिन इसकी आड़ में वह चलाता है अपनी माफिया गैंग। ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिश डेविडसन ना करता हो। फिरौती, मर्डर, किडनैप, टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर हथियारों के डील तक क्रिश किसी से नहीं डरता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। वो अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया उसके एक्टर होने के कारण उसकी फैन है। मूल रूप से वह एक अमेरिकी माँ एना डेविडसन और इंडियन पिता राहुल दीवान का बेटा है, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक इंडियन पिता का बेटा है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी माँ पर गया है। दुनिया की नज़रों में वह एक शालीन लेकिन एरोगेंट इंसान, लेकिन उसकी असली पहचान दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है, और यह पहचान छुपी है एक मास्क के पीछे, ड्रैगन किंग मास्क, जो है उसकी माफिया गैंग की पहचान। गाड़ी में बैठते हुए परेशान होती लिंडा ने पूछा, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले यह बताओ मेरा आज का शेड्यूल क्या है, क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में जाना है, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहाँ तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। लिंडा ने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने खूंखार शकल बना के कहा, जिस पर लिंडा हैरान हुई और परेशान होकर कहा, व्हाट? या तुम क्या कह रहे हो क्रिश? हमने तीनों जगह से पैसे लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सभी जगह जाना जरूरी है। अगर तुम्हें मना ही करना था तो पहले कहते। इतने कम नोटिस पर हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? हम पर केस हो जाएगा। जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने का काम है, ऑर्डर देना मेरा काम है। हमें मैनहट्टन के लिए निकलना है। हमारा जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह FBI ने जब्त कर लिया है और उससे छुड़ाना हमारा काम है, क्रिश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। लिंडा क्रिश की वफादार थी और वो उसे मन ही मन में चाहती थी। क्रिश की प्रॉब्लम को वह अपनी प्रॉब्लम समझती थी। वह चौंक कर बोली, व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? उसकी बात सुनकर क्रिश उसे घूर के देखता है, क्योंकि कोई भी क्रिश से ऊंची आवाज में बात करे वह क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का अंदाजा होते ही लिंडा अपनी आवाज को स्लो करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर पूछती है, ओके, आगे क्या करना है, क्या प्लान है? लिंडा ने परेशान होते हुए पूछा। क्रिश ने कहा, प्लान एक्स। व्हाट? प्लान एक्स? लेकिन इतने कम समय में इस प्लान को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? लिंडा ने फिक्र करते हुए पूछा। उसकी फिक्र और घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ क्रिश बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो और उसकी तैयारी करो। ठीक है, कहकर लिंडा किसी को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ आशी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। यहाँ आते ही उसे समर मिलता है, जो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है। आशी समर से लगभग 3 सालों बाद मिल रही थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। आशी को अपने सामने देखकर समर दौड़ते हुए जाकर उसे अपने गले लगाने ही वाला था कि तभी आशी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। समर हैरान होकर कमर पर हाथ रखकर आशी को देखता हुआ और मुंह बनाता हुआ कहता है, ओए चिपकली, तूने मुझे गले लगाने से रोका क्यों? यार, इतने सालों बाद मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है तुझे देखकर, गले तो मिलने दे। इस पर आशी भी समर की तरह अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओए बंदर, विदेश में रहकर फिरंगी कबूतर बन गया है क्या? मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। तूने इतने साल मेरी खबर तक नहीं ली, इसीलिए पहले मैं तुझे सजा दूंगी, फिर गले मिलूंगी। चल, अब लग जा काम पर। यह सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, तू पागल हो गई है? यहाँ सबके सामने? ना बाबा ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। सजा देनी ही है तो घर चलकर दे देना। मैं कुछ नहीं जानती, अभी और इसी वक्त सजा भुगत, वरना मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। बाबा की डांट तू खाना, आशी ने एटीट्यूड के साथ कहा।
जिस पर समर मक्खन लगाते हुए बोला, प्लीज आशी मान जा, देख अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगा। आशी ने अपनी बाजू फोल्ड कर दी और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू 2 चॉकलेट से मुझे पटा नहीं सकता। अच्छा ठीक है 4 ले लियो। अच्छा ठीक है 5, समर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिस पर आशी ने मुंह बनाते हुए बोला, मैंने कहा ना। समर समझ गया था कि हमेशा की तरह आज भी उसकी नहीं चलने वाली। वो झिझकती से हंसी के साथ बोला, अच्छा ठीक है, मेरी इज्जत का तू फालूदा करके ही रहेगी। कहकर शर्माते हुए समर इधर उधर देखने लगा और अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगता है। सभी लोग आते जाते समर को देख रहे थे। आशी मुंह पर हाथ लगाकर हंसते हुए उसे रोक देती है, अरे बस आज के लिए काफी है। आज के बाद तुम मुझसे अगर शिकायत का मौका दोगे तब पता चलेगा, पूरे 100 उठक बैठक लगाऊंगी। आशी कहते हुए खिलखिला रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है मेरी माँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर समर ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और आशी ने समर को गले लगा लिया। रास्ते में समर आशी से पूछता है, तू यहाँ रहेगी कहाँ, तूने कोई इंतजाम किया है? इस पर आशी बताती है, कैलिफोर्निया कॉलेज की गर्ल्स पीजी में मेरे रहने का इंतजाम हो गया है, बस कल जाकर वहाँ अपनी हाजिरी देनी है और पीजी में पोजीशन लेनी है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, तेरे सिवा यहाँ मेरा है ही कौन। ये लाइन उसने फिल्मी अंदाज में कही थी, इसीलिए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद क्रिश अपनी ब्लैक ड्रैगन टीम को ज्वाइन करता है और उन्हें प्लान एक्स के बारे में बताता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर सभी प्लान एक्स पर काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मैनहट्टन शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ FBI कड़ी सिक्योरिटी के बीच हथियारों के काफिले को लेकर जा रही थी, लेकिन उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग ना आ जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि वह गैंग इतनी खतरनाक है कि अपना एक भी माल इधर उधर नहीं जाने देगी। यह तो फिर भी $8 करोड़ का माल है, इसे तो ड्रैगन किंग कहीं भी नहीं जाने देगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ड्रैगन किंग को कोई पकड़ नहीं पाया, ना उसका चेहरा देख पाया, इसीलिए वह लोग बहुत ही एहतियात बरत रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ से उन्हें काली गाड़ियों ने घेर लिया है। इससे पहले वो संभल पाते, उनकी गाड़ी पर 2 तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। खैर जैसे तैसे पुलिस ने अपनी जवाबी फायर किया। इसी बीच वहां 5 बड़े बड़े 16 व्हीलर ट्रक आ जाते हैं और उनकी आड़ में ब्लैक ड्रैगन गैंग और जोरदार फायरिंग करने लगती है। पुलिस वालों को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। पुलिस वाले इधर फायरिंग में बिजी थे और एक एक करके वो मारे जा रहे थे। तभी उन 5 ट्रकों में से एक ट्रक का पिछला पार्ट पूरी तरह से अलग होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक टैंकर में बदल जाता है और पुलिस वैन में जो हथियार जा रहे थे उन हथियारों को स्लाइडिंग व्हील के जरिए उस टैंकर की तरफ मोड़ दिया जाता है और सारे हथियार उस टैंकर में अपने आप लोड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मैनहट्टन शहर में सड़क के बीचों बीच एक चॉपर या हेलीकॉप्टर आकर रुकता है और वह चॉपर उस टैंकर को अपने साथ बांधकर उड़ा ले जाता है। पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े होकर देखते रह जाते हैं। उन लोगों में इतना भी स्टैमिना नहीं था कि वह फायरिंग का जवाब दे पाएं या उस चॉपर को रोक पाएं। सभी हमलावर फायरिंग करते हुए उन ट्रकों के पीछे छुप जाते हैं। सभी ट्रक देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उन्हें पहचानना नामुमकिन था। वह ट्रक सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए 4 भाग में बट जाता है। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमलावर किस ट्रक में छुप कर गए हैं। ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे, मुश्किल से 2 या 3 पुलिस वाले ही बचे थे और उनके पास गाड़ी थी सिर्फ एक। वो लोग उन ट्रकों का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। यह सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह था। थोड़ी ही देर में वह हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट एरिया में जाकर हवा में ही उस टैंकर को उतार कर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। अब उस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इधर दूसरी तरफ आशी समर के फ्लैट में आ जाती है। यह फ्लैट बिल्डिंग के 16वें माले पर था। आशी हैरान होते हुए फ्लैट को देखकर कहती है, अरे समर, तेरा फ्लैट तो बहुत बड़ा है। अमेरिका में इतने बड़े घर को लेने के लिए तूने कहीं डाका वाका तो नहीं डाला? कल को यह ना हो कि पुलिस मुझे तेरे साथी समझकर टांग ले जाए। देख, मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने। ऐसा कहकर आशी खिलखिलाकर हंसने लगती है। समर मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे क्या मैं चोर लगता हूँ? वैसे तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह फ्लैट मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। फिलहाल वह किसी काम से इंग्लैंड गया है, समझी? अब जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए डिनर का इंतजाम करता हूँ। आशी पूछती है, कौन से कमरे में? सीढ़ी से होते हुए ऊपर लेफ्ट साइड जाना और सेकंड कमरा, फर्स्ट कमरा मेरे दोस्त का है और मैं नीचे रहता हूँ, कहकर समर आशी का लगेज पकड़ा देता है। आशी लगेज लेकर कमरे में जाती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में वह नीचे आती है। समर के साथ इधर उधर की बातें करते हुए, एक दूसरे की खिंचाई करते हुए दोनों मजे में डिनर कर लेते हैं। दोनों इतने सालों बाद मिलते हैं, लेकिन उनके कनेक्शन में कहीं भी कोई फीकापन नहीं आया था। जैसे
वो दोनों 3 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उनकी दोस्ती उतनी ही प्यारी है। थोड़ी देर में आशी वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। कल सुबह उसकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। कैसी रहेगी आशी की इस नई जर्नी की शुरुआत? किसका था वो हेलीकॉप्टर? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आपको कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स के बारे में पता चल सके।